तो आज जो हमारे खास शख्सियत यहाँ पर आई हुई है, उनको लोग प्यार से अभिषेक सर बोलते हैं। तो सर आपसे ना, आपके क्रेडेंशियल तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास, जिनके बारे में हम बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले तो मेरा जो एक सवाल है वो आपसे ये है कि जो अभी रिसेंटली हमारा MEP आया है, ठीक है, आप तो सर आपसे बेस्ट पर्सन तो कोई है नहीं इस चीज़ पे बात करने के लिए, तो हम शुरुआत ही यहीं से करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि देखो कई लोग जो हैं, हाँ नहीं, आप अपना पॉइंट पूरा रखिए, फिर मैं अपने उस एंगल से समझाता हूँ, एक टीचर के एंगल से, कि किसी भी सेक्टर को न्यू पॉलिसी में लेकर आना, वो एजुकेशन पॉलिसी नहीं, वो फॉरेस्ट पॉलिसी हो, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, वो बिजनेस पॉलिसीज हो, या किसी और लेवल पर पॉलिसी हो। पॉलिसीज जनरली तभी आती है जब कोई पुरानी पॉलिसी में फॉल्ट दिखता है, ओके, या फिर कोई पुरानी पॉलिसी में जो एम आपने रखा था वो एम अब आपका पूरा हो गया, बट अब आप कुछ नया एम टारगेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में इससे पहले 2 बार आ चुकी है। 1968 जब मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और 1986 जब मिस्टर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो 1986 के बाद अब 2020 में ये आफ्टर 34 ईयर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 1968 की पॉलिसी का पर्पस कुछ और था, 1986 की पॉलिसी का पर्पस कुछ और था, और 2020 की एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस कुछ और है। तो जो पर्पस अब पूरे हो चुके हैं, जैसे 1986 की अगर हम पॉलिसी देखें तो उसका मेन पर्पस ये था कि कैसे भी करके बच्चों का एनरोलमेंट इंक्रीज हो, उनका स्कूल जाने का पर्पस पूरा हो। फॉर एन एग्जांपल, मिस्टर राजीव गांधी के समय 1987 में ब्लैक बोर्ड एक सिस्टम चालू, ब्लैक बोर्ड योजना चालू हुई थी। उसी को सर्व शिक्षा अभियान का नाम दिया गया था, जो बाद में मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने उसे एक फर्दर मतलब आगे बढ़ाया, और 2002 में राइट टू एजुकेशन लेकर आए, और राइट टू एजुकेशन से उन्होंने 6 से 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को कंपलसरी एजुकेशन की बात कर दी, ठीक। बट उसमें एक चीज मिस हो गई। क्या मिस ये हुई कि 6 से 14 ईयर्स जब आपने कही, तो आपने मतलब फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक की बात करी। 6 ईयर्स मतलब फर्स्ट क्लास, 14 ईयर मतलब 8th क्लास। और उस प्लान को 2002 में जब इन्होंने 86 अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए, इवन फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21A से जोड़कर इसे फंडामेंटल राइट बना दिया। 2010 में ये प्लान इंप्लीमेंट हो गया, क्योंकि इतने बड़ी कंट्री में हर बच्चे को फ्री एजुकेशन देना इज नॉट पॉसिबल, नॉट इजी टास्क। आई कांट से कि इज नॉट पॉसिबल, बट नॉट इजी टास्क। बट फिर भी गवर्नमेंट ने फंड इकट्ठा करके कैसे भी करके स्कूल्स के लेवल पर ये चीजों को पहुंचाया। 2019-20 आते आते उन्होंने देखा कि ये प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। फर्स्ट से लेकर 8 तक के 95% बच्चे अब एनरोल होने लगे हैं स्कूल में। फर्स्ट से लेकर मतलब आज की डेट में इंडिया में जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब सपोज इंडिया में 100 बच्चे अगर पैदा होने हैं, तो उसमें से 95 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक एनरोल होते हैं। बट 8th क्लास के बाद उन्होंने देखा कि सडनली ये जो रेशो है वो ड्रॉप होकर 58% आ गया। मतलब 8th क्लास तक 95 बच्चों ने पढ़ाई करी, और 9th क्लास उसमें से सिर्फ 58 बच्चों ने पढ़ाई करी। मतलब बीच के जो बच्चे हैं वो 8th के बाद छोड़ चुके हैं पढ़ाई, और 11th क्लास तो सिर्फ 25% ने करी है। मतलब जो बच्चा एनरोल हो रहा है इन फर्स्ट टू 8, 95% बच्चा एनरोल हो रहा है, उसमें से सिर्फ 25% बच्चा ऐसा है जो 11th to 12th पढ़ रहा है। आप शायद इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप जिस शहर में रह रहे हैं, आप जिस कल्चर में पढ़े हैं, आपको लगता है कम ऑन, कौन ऐसा होगा जो 11th 12th नहीं पढ़ा होगा, कौन ऐसा होगा जो कॉलेज नहीं गया होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो उस एजुकेशन पॉलिसी का जो 1986 की थी, उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि कैसे भी एनरोलमेंट इंक्रीज करो, क्लियर। लेकिन जब हमने यूनिसेफ की गाइडलाइन देखी, जो यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से किसी कंट्री का एजुकेशन डेवलपमेंट इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि उस कंट्री के बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं। इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री के बच्चों का जो स्कूलिंग ईयर है, एवरेज ईयर कितना है, मतलब कितने साल वो स्कूल में रहते हैं। तो यूएसए में वो एवरेज है 15 साल, 15 साल की स्कूलिंग उनकी होती है, क्लियर। फ्रांस में वो है लगभग 13 ईयर्स, और इंडिया का वो है 8 साल।
सिर्फ 8 साल इंडिया में एवरेज बच्चा स्कूल में रहता है, और वो 8 साल है पहली से 8वीं, फर्स्ट टू 8th। ओके सर, तो अभी सबसे पहला क्रॉस तो इसको उठाना है, ठीक है, कि ये 8th के आगे भी कंटिन्यू हो सके। अच्छा, 8th के आगे कंटिन्यू नहीं होने के 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड लेबर वाला क्लॉज है, आर्टिकल 23 आप पढ़ेंगे, राइट, तो सॉरी 24, तो आर्टिकल 24 से चाइल्ड लेबर 14 साल तक है, 14 के बाद जो है वो चाइल्ड लेबर नहीं कहलाता। ओके, तो बच्चा 14 का हुआ, 8 तक वो पढ़ा, अब उसके माँ बाप ने चाय की दुकान पे लगा दिया, या खेतों पे लगा दिया, या मजदूरी पे लगा दिया, जो लीगली अलाउ है। तो ऐसे में भी उसकी एजुकेशन छूट गई। और ये आपको भी पता है कि जो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ 95 से 58%, ये गांव में ही हुआ होगा, अर्बन एरिया में ये ड्रॉप नहीं होता। अर्बन एरिया में तो मतलब आपको भी पता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप पर थी ना मुझ पर थी, तो हम लोगों का तो कंटिन्यू हुआ। तो इसको खत्म करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको खत्म करने का एक प्लान बनाया है। मैं आपको समझाऊंगा वो प्लान कैसा है। दूसरा एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में था, हालांकि वो नेगेटिव पॉइंट था उस समय की चीजों के लिए, कह सकते हो कि शायद इतना ही हो जाता कि फर्स्ट क्लास बच्चा पढ़ ले। राइट, आज हम डिजिटल वर्ल्ड, कोरोना के चक्कर में और उन हाईटेक चीजों से जुड़ते जा रहे हैं। राइट, तो शायद अच्छा 1986 में शायद ही हमारे सामने एलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग जैसे एग्जाम्पल हो, सुंदर पिचाई जैसे एग्जाम्पल हो, कि हमारे यहाँ का बच्चा भी कोडिंग सीखे 12-13 साल की एज में। राइट, ये एग्जाम्पल नहीं थे, तो उस समय के पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में शायद एक ही चीज थी कि कैसे भी करके वो स्कूल पहुंच जाए। आज हमारे पॉलिसी, हाँ, आज हमारे पॉलिसी मेकर के दिमाग में भाई स्कूल तो वो पहुंच जाएगा, अब स्कूल पहुंचकर वो क्या अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हुआ कि स्कूल पहुंचकर वो अच्छा काम कब कर सकता है, जब उसका बेस बहुत क्लियर हो। सबने बोला बेस की बात क्या है, तो उन्होंने कहा यार बेस की बात होती है कि उसका बेसिक अलजेब्रा, बेसिक फंडामेंटल्स, एक मॉरल्स, लैंग्वेज पर कमांड, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात एजुकेशन के टुवर्ड्स उसका अट्रैक्शन, मतलब टीचर पढ़ाना चाहता है, पेरेंट्स उसको पढ़ाना चाहते हैं, पर वो खुद नहीं पढ़ना चाहता। राइट, ये अट्रैक्शन कहां से आएगा? और तब रिसर्च से पता चला ये अट्रैक्शन तब आता है जब वो बच्चा 3 साल का होता है। 3 साल से 6 साल तक का जब वो होता है, तब उसका 85% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। तो अगर इन बीच में आपने स्कूलिंग उसको नहीं दी, तो उसके बाद की स्कूलिंग उसके काम की नहीं है। ओके, और हमारा एजुकेशन सिस्टम 6 से 14 पर था। समझ में आया? हम 6 से 14 पर फोकस कर रहे थे, और रिसर्च कह रही है कि 3 से 6 में अगर आपने उसको कुछ नहीं दिया तो मतलब नहीं है। मतलब फर्स्ट क्लास के पहले का स्कूलिंग, प्री नर्सरी, इसको हम प्री स्कूल कहते हैं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का कंपलसरी पार्ट नहीं था। इंटरेस्टिंग। किसी स्कूल में मिला, किसी स्कूल में नहीं मिला। किसी बच्चे ने नर्सरी करा, किसी बच्चे ने नहीं करा, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। ये आपको भी पता है, ऐसा होता था। अब इन्होंने प्री स्कूल को कंपलसरी पार्ट बना दिया है। ओके, अब इन्होंने 3 ईयर से, मतलब 3 साल का जब वो बच्चा हुआ, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये 5 साल का एक लेवल, फिर 3rd, 4th, 5th ये सेकंड लेवल, फिर 5th, 6th, 7th, 8th ये नेक्स्ट लेवल, और 9th, 10th, 11th, 12th ये अगला लेवल, और ऐसे करके 5 + 3 + 3 + 4 15 साल का कंपलसरी स्कूल एजुकेशन कर दिया है। जो पहले था 12 साल का कंपलसरी, और उस 12 साल में भी 8 साल ही पढ़ पा रहा था बच्चा। अब इन्होंने उसे 15 साल कर दिया है। एंड नाउ दे आर ट्राइंग की राइट टू एजुकेशन 6 से 14 की जगह 6 से 18 हो जाए। तो वो पेरेंट्स जो 8वीं के बाद शायद फाइनेंशियल रीजन से बच्चे को निकाल लेते थे स्कूल से, वो अब नहीं हो। थोड़ा तो कम होगा, वी कांट से कि भाई पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 95% ही इनरोलमेंट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जिसको मतलब अगर हम एजुकेशन के लेवल पर देखें तो इसका वेलकम किया बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, मतलब जितना जो नोबेल प्राइज लॉरेट है अभिजीत बनर्जी, उन्होंने वेलकम किया। इसको चाइल्ड लेबर से जोड़कर देखें तो भी वेलकम। डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी ने परसों ही ट्वीट किया मिस्टर नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आप अगर 8 से 12 तक उस बच्चे को स्कूल में रोक सकते हो, तो फिर उसको लेबर बनने से भी रोक सकते हो। बिल्कुल सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर, सॉरी आप बीच में कट कर रहा हूँ। बिल्कुल। आपने ये जो पॉइंट रखा कि
1968 की जो पॉलिसी थी एजुकेशन की, जिसमें मेन फोकस जो होता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपके फोकस चेंज होते हैं, आपके गोल चेंज होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन होता है, वो था कि किसी भी तरीके से बच्चों को स्कूल में एनरोल कराएं कि वो स्कूल पहुंच जाए, किसी भी तरीके से लिटरेसी रेट इंक्रीज हो, बस राइट। अभी मुझे पता है, क्योंकि मेरा खुद का काफ़ी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सारा टीचर्स और इधर से आता है, तो एक रूल था अभी कुछ साल पहले, आई एम नॉट श्योर अभी वो स्टिल भी है या फिर खत्म कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो था कि आई गेस 8th क्लास तक या 10th क्लास तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में या फिर जो डीम्ड स्कूल थे, जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें ये रूल था कि आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। तो सर पहली बात, 2 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये नियम क्यों लाया गया, इसके पीछे का क्या उनका फोकस होगा, क्या सिर्फ यही था कि बस किसी भी तरीके से बच्चों को आगे क्लास में पुश करना है? और सेकंड, जो भी इसके पीछे का रीज़न था उसमें ठीक है, आपको एक दिखाने के लिए दिखाना कि हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट इतना है, बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, वो एक पर्पस होना, और बच्चे का एक्चुअल में एजुकेट होना और उसके सच में चीज़ों को जानना, ज्ञान के लिए स्कूल जाना, उसको ज्ञान की प्राप्ति होना, ये 2 बहुत डिफरेंट फैक्टर हैं, तो दोनों एकदम परपेंडिकुलर रहते हैं दूसरे। इसका क्या लॉजिक था? देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप जो कह रहे हैं कि फेल नहीं करना है, ये एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, ओके, ये डिपार्टमेंट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट चलती है, कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब 3 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल यूनियन सब्जेक्ट, जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, लाइक रेलवे, लाइक आर्मी, लाइक एविएशन। इसमें मध्य प्रदेश या यूपी सरकार रूल नहीं बना सकती। सेकंड होता है स्टेट, जिसपे सिर्फ मध्य प्रदेश या यूपी सरकार रूल बना सकती है, ठीक है, सेंट्रल नहीं बना सकते। थर्ड होता है कॉन्करेंट, जिसपे सेंट्रल रूल बनाती है पर स्टेट उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट में आता है। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, ये ऐसा नहीं है कि ये जब आ जाएगी तो यूपी उसको एसेट मान लेगा। यूपी अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज कर सकता है। तो बहुत सारे स्टेट्स ने क्या देखा कि फेल करने से जो पॉइंट उठकर आया, वो उठकर ये आया कि फेल करने से वो बच्चा फिर से बैक लेवल पर चला गया। और वो फेल क्यों हुआ? वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि उसने वो एग्जाम में कुछ आंसर सही नहीं लिखे। ठीक है ना? तो उस आंसर के बेसिस पर आप कैसे जज कर सकते हो कि वो पर्सन बच्चा पढ़ा लिखा है या नहीं? तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, 5th क्लास तक, जो मैं अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आएगी, 5+3+3+4 में 5 ईयर का नो बैग स्कूल वाला होने वाला है सिस्टम। इसमें सिर्फ आप बच्चा बिना बैग के स्कूल जाएगा, उसको वहीं पर को करिकुलर एक्टिविटीज, दीवालों पर डायग्राम बनाए हुए हैं, वहां से समझा रहे हैं, और उन्हीं से होगा, और उन्हीं से पूछा जाएगा, क्वेश्चन उन्हीं तरीके से पूछे जाएंगे। और ऐसे में उसको फेल नहीं करने के पीछे एक नेगेटिव पॉइंट तो आया था, क्योंकि जब तक बच्चा फेलियर नहीं देखता वो आगे नहीं पढ़ता, ये आपको ही पता है। क्योंकि सीबीएसई में 99% लाने वाला जब कॉलेज में जाकर 68% बनाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। ये जनरली कहा जाता है। तो यहाँ फेल ना करने का पर्पस यही था कि ऐसा ना हो, क्योंकि फेल अगर हम इंडिया में करने लगे, मतलब मुझे अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज इन 10th in 2004, एमपी बोर्ड में जो पास परसेंटेज था वो था 27%। 27% मतलब 100 में से सिर्फ 27 बच्चे पास हुए 10th में, परसेंटेज के साथ। तो बाकी सब फेल हुए। ये फेल बच्चा फिर से 10th क्लास का पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। और हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ा क्लॉज है कि 9th क्लास का बच्चा तो 10th में आ ही गया है, ठीक है, ये इसको रोक दिया तुमने, तो ये भी 10th में आ गया, ठीक है। और अब आपके स्कूल की कैपेसिटी नहीं है 10th के इतने बच्चे की स्ट्रेंथ रखने की। वो बात ठीक है सर, लेकिन मैंने स्कूल्स में ऐसा भी देखा है बहुत जगह, जहां ये फेल ना करने वाली पॉलिसी, आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, लेकिन ऐसे भी हैं जो कि 10th पास करके अब 11th में आ गए हैं बच्चे, लेकिन उनको अपना नाम लिखना तक नहीं आता, अभी उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। देखो, एक छोटा सा पॉइंट मैं तुम्हें बताऊं तो एक क्वेश्चन हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं। आज ही मैंने सुबह अपने स्टूडेंट्स को एनईपी के बारे में पढ़ाया था। हमारे इंडिया में इसको भी चेंज करने का हमारे इस पॉलिसी में प्लान है, पर आपको पता चेंज धीरे धीरे आने वाली चीज होती है। हमारे इंडिया में एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? मतलब आप लोगों ने एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई करी, क्या सोचकर आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा होगा उस स्कूल में, जॉब, या आपने जो कॉलेज चूज किया होगा, एक अच्छी जॉब,
पहला अच्छी दिमाग job जो रहता है, जो माइंडसेट है, पहले दिमाग में पहली चीज अच्छी बिल्कुल। जॉब, और दूसरा अगर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी जॉब, पैसा आ जाएगा, मेरे घर मतलब सही अच्छा मायने में देखूं तो family, घर वालों आपका के future। हिसाब से तो सुकून की जिंदगी, बिल्कुल घर वालों के हिसाब से एक दाल रोटी वाली जॉब मिल जाए जिसको सरकारी जॉब कहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। हमारे इंडिया में कहीं भी ये पर्पस नहीं होता कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिल्कुल मुझे नौकरी देना है, मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है। मतलब आप देखो मुकेश अंबानी जो अपने पिताजी के बल पर, हम ये नहीं कह सकते उनके फादर का फोर्स नहीं था, फादर की चीजों पर बेस्ड हाँ अपना दिमाग लगाकर आज दुनिया के 5वें रिचेस्ट पर्सन बने इन द एज ऑफ 64। बिल्कुल। एंड मार्क जुकरबर्ग इज द 4th richest person in the age of 36 already, I think 37 or 36 yeah. सो इन इंडिया 10th या 18 या 16 साल का लड़का जो फेसबुक पर प्रॉपर आईडी नहीं बना सकता, इन द एज ऑफ 16 मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक डिस्कवर कर दिया। इस एजुकेशन का प्रॉब्लम ये चीज हमारे इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे इंडिया में ना पढ़ाने वाला टीचर, ना स्कूल भेजने वाले पेरेंट्स और ना पढ़ने वाला बच्चा, इन तीनों में किसी का भी फोकस जॉब के अलावा कुछ और नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा, और अगर ऐसा हो तो ऐसे में बच्चे की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल। वो सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ क्या होता था, सब्जेक्ट लेते थे हम 11th में। भाई हम इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहते हैं, हम 11th में पीसीएम ले लिया, 12th में पढ़ा। पर इन 2 सालों में जब हमने पीसीएम पढ़ा तो पीसीएम के कोई स्पेशलिस्ट नहीं बन गए। राइट, बहुत जनरल ओवरव्यू, ठीक है ना, जनरल ओवरव्यू नॉर्मल लेवल पर रहा। ओके, और जब इंजीनियरिंग में पहुंचे तो 4th ईयर तक जाकर समझ में आया हम किया हमने। बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब आप सोचकर देखो कि आपने 6 साल लगा दिए उसको स्पेशल चीजों को समझने में, फिर भी आप स्पेशल नहीं हो स्पेशल भी नहीं हुए। आप में से कुछ उस फील्ड में बने रह गए क्योंकि आपको एक अच्छी जॉब मिल गई लकीली। राइट, नहीं मिलती तो आप भी बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे होते या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते। बिल्कुल। मतलब मैं पढ़ाता हूँ यूपीएस सिविल सर्विसेज की क्लासेस है मेरी क्लास में 70% स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं। हार्श ट्रुथ है सर ये। और उनकी सबसे ज्यादा हालत खराब होती है जब मैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। आयरनी, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी या पेटेंट वाले सिस्टम या रोबोटिक्स वाले सिस्टम, इन सारी चीजों को उन्होंने प्रोजेक्ट के लेवल पर बनाना आता है कि 4 दोस्तों ने मिलकर एक चीज यहां से ला, एक चीज यहां ला, ले देकर रोबोट, जब रोबोट पर आंसर लिखने को आया तब नहीं पता, वहां बैठ गए कि रोबोट में आर्म क्या होता है, बेस क्या होता है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसका प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाए। अच्छा, इंजीनियरिंग में भी पूछा गया था लेकिन वहां तो कुछ तो भी लिख दिया। बिल्कुल। तो हमारे इंडिया में अब इन्होंने एक नया पॉइंट उठाया है, एक नई चीज लेकर आए। क्या? इस पॉलिसी के हिसाब से 9th क्लास से ही अब आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। बिल्कुल। अब हम 9th क्लास में सब्जेक्ट, बच्चे जो होंगे 9th क्लास में सब्जेक्ट चूज करेंगे। 9, 10, 11, 12 वो 4 साल स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि, और ये इस एजुकेशन, जैसे कि मतलब आपने 8th क्लास की बाद 9th में ही आपने पीसीएम ले लिया। ओके, तो यानी कि 4 साल आपको एक्सप्लोर करने के मिल गए जो आपके एक्सप्लोर करने के मिलेंगे। इससे क्या होगा कि पहले हम 18 साल तक एक नॉर्मल स्पेशलाइज होते थे। बिल्कुल। फिर 4 साल की आपने बैचलर डिग्री करी और अब आप मार्क जुकरबर्ग की तरह सोच पा रहे हो। बिल्कुल। अब आपने स्कूलिंग में ही 4 साल बहुत अच्छे से करा है उसको, अब आपको पता है, तो शायद आप उसकी तरीके से जल्दी सोच पाओगे। हाँ, राइट, कि आप उसके लिए बने हो नहीं बने करने का। हाँ, ये जापान में होता है, जापान में भी ऐसे ही होता है। 7th 8th क्लास में सब्जेक्ट चूज कर लिया जाता है। फ्रांस की पॉलिसी में भी ऐसा ही है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसी थोड़ा सा 16 साल पर थी, ये थोड़ा सा कम था। क्योंकि 16 ईयर्स तक आते आते बहुत सारे बच्चे, मैंने ऐसा देखा है स्पेशली इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर या कार रेसिंग, इस लेवल पर उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। बिल्कुल। मतलब 15-16 साल की एज में कुछ बच्चे कंप्यूटर लेवल पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बिल्कुल। बस चूंकि उनकी मजबूरी है कि वो जिस स्कूल में है वो स्कूल में उनको वो ही पढ़ना है जो स्कूल का करिकुलम है, पीसीएम या बायोलॉजी या कॉमर्स। बस, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन तो यहाँ पर जाकर, सॉरी आप कंटिन्यू करिए।
नहीं बिल्कुल कंटिन्यू करिए, मेरा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम आया है, ठीक, बहुत अच्छा है, एवरीबॉडी लुक्ड इनटू इट, या जिसने नहीं देखा है अभी जान रहे हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ लोग इसमें और अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसा होगा, और गवर्नमेंट भी इस पे और लाइक कंटिन्यूअस फीडबैक लेती रहेगी कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। वैसे भी अभी ये एजुकेशन पॉलिसी जो ड्राफ्ट है, इसको भी यूनियन ने अप्रूव किया है, अभी ये पास नहीं हुआ है। ओके, मतलब ये पास कौन से ईयर से होगा, 2022 2023, राइट, ये अभी तय नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और अच्छी चीज की, एक फोरम बनाया जहां पर आप सजेशंस दे सकते हैं, फीडबैक, तो अब 1 ईयर तक इसमें सजेशंस भी आएंगे। एग्जैक्टली, और हो सकता है कि सजेशन के बाद कुछ और चीजें भी चेंज हो, पॉसिबल है। बिल्कुल। तो सर मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि अभी हम अगर एक बहुत ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो तरीके के हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम एक ही है, लेकिन दो तरीके के हमें स्कूल देखने के लिए मिलते हैं। एक बिल्कुल रूरल एरिया में जहाँ बहुत छोटे स्कूल होते हैं, जहाँ पे टीचर मे बी क्वालिफाइड हो, मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट क्वालिफाइड हो या ना, हाँ, ठीक है। दूसरा होता है जहाँ आप एक अर्बन एरिया में रह रहे हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, जहाँ बहुत हाई क्लास स्कूल है, जहाँ आपको ओलंपिक लेवल के स्विमिंग पूल्स, जिम्नेजियम सब कुछ मिल रहे हैं, मतलब मोर और लेस, राइट, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, और दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलती हैं। अब इनमें क्या होने वाला है, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूँ तो जो बहुत अच्छे लेवल के स्कूल हैं, आप इसमें जानते हैं आज एक टर्म है जो कि लोग बोलते हैं कि लाइक एजुकेशन माफिया नाम की एक टर्म चलती है, जिसमें बेसिकली आपका बच्चा अगर आज स्कूल जाता है, जब मैं और आप स्कूल में थे, बल्कि हम लोग भी फिर भी यंगस्टर हैं आपसे, तो सर आप जब स्कूल में थे, आप अगर गवर्नमेंट स्कूल की फीस देखो बहुत कम रहती है, प्राइवेट स्कूल की थोड़ी ज़्यादा रहती है, 2000-3000 रुपये सेमेस्टर की, या जैसे भी रहता है। आज का टाइम आ गया है जहाँ मैंने देखा है, मेरा खुद का भतीजा है, मेरी फैमिली है जहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, उनकी 50,000 1,00,000 रुपए एक स्कूल की फीस, एक छोटे बच्चे की, और वो अभी 1st-2nd क्लास में है, पर बहुत बड़े लाइक दे आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन और एनीथिंग। अगर ये नई एजुकेशन पॉलिसी आती है, ऑब्वियसली कॉलेज अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अगर वो अपग्रेड करेंगे, टीचर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी, तो उनका फीस स्ट्रक्चर और भी हाई जा सकता है। वो और डिमांड करेंगे कि अभी बच्चे की जहाँ आप 1 लाख पे करते थे, वहीं अब 2 लाख पे करो अभी, क्योंकि हम आपको ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। और उल्टा दूसरे हाथ पे जहाँ एक गांव का स्कूल है, जहाँ अभी वो फैसिलिटी ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि म्यूज़िक के टीचर, जो लोकल हमारा म्यूज़िक टीचर है, जैसे उसमें एक क्लॉज है कि लोकल संगीतकार जो होगा या जो उनका सिखाने वाला होगा, उनको हायर करेंगे, वो आके अपना काम करेगा। लेकिन अभी वो माइंडसेट नहीं है, जो कि ऑब्वियसली टाइम लगेगा वो माइंडसेट डेवलप होने में कि आने का, वो कैसा तालमेल बैठेगा एक अर्बन लेवल पे जहाँ बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी जाएगी, और एक छोटे लेवल पे जहाँ भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। मेरा मानना है कि ये डिफरेंस तो हमेशा क्रिएट रहेगा। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीजें क्रिएट हुई थी, और आज के अब तो इस एजुकेशन पॉलिसी में तो और बड़े लेवल पर आएगा, क्योंकि अब इन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी डायरेक्ट इंडिया में एंट्री देने का प्लान बनाया है कि कैम्ब्रिज या बोस्टन यूनिवर्सिटी डायरेक्ट अपने सेंटर ओपन कर सकती है इंडिया में। अभी तक ये था कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज के साथ उनका टाई अप होता था, और वो एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम पर स्टूडेंट्स को एक्सचेंज करते थे। अब जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी, प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है डीपीएस और संस्कार वैली जैसे स्कूल, जो मतलब एक ब्रांड स्कूल माने जाते हैं, दून स्कूल की बात करें, ये स्कूल्स का नंबर बढ़ेगा, और ये स्कूल्स का नंबर बढ़ेगा तो इनके कंपैरिजन में रूरल स्कूल का जो लेवल है वो कम होगा। तो यही गवर्नमेंट को अब एक प्लान बनाना है सिस्टमैटिक, कि वो कैसे दोनों को रिलेट कर पाए, कैसे दोनों को बैलेंस कर पाए। मतलब सही मायने में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने एक चीज बता दी है कि भाई आर्टिकल 324 से हमने राइट टू वोट दिया है तुमको, बिल्कुल, अब तुम वोट दो, 18 के ऊपर हो तुम वोट दो। अब तुम किसको देते हो, तुम जात वाले को देते हो, धर्म वाले को देते हो, तुम मुस्लिम को देते हो, हिंदू को देते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशन सिस्टम सुधार दिया, अब रूरल में नहीं सुधर पाया, अर्बन में ज्यादा सुधर गया। ये गवर्नमेंट का अगला फोकस होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीजें सुधरेगी नहीं, पर हाँ धीरे धीरे चीजें सुधरेगी, क्योंकि जब धीरे धीरे रूरल एरिया के पर्सन को भी समझ में आएगा कि उसके बच्चे की एजुकेशन का क्या वैल्यू है, क्योंकि उसको नहीं मिली वो वैल्यू, तो शायद वो भी अब प्राइवेट स्कूल में भेजने के लेवल पर काम करेगा। और रही बात फीस या सैलरी इंक्रीज होने की, तो यार ये प्रॉपरली कैपिटलाइजेशन वाला सिस्टम है। जब रेलवे ने बेच दिया, बनारस का रेलवे स्टेशन बेच दिया, तो मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो तो चीज बनेगी। मतलब
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यार हम दोनों चीजें चाहते हैं। हम रेलवे में फैसिलिटी भी बहुत अच्छी चाहते हैं कि रेलवे कभी लेट भी ना हो, उसमें साफ सफाई भी प्रॉपर हो, और फिर हम चाहते हैं कि भाई उसका टिकट भी सेम रहे या कम रहे। हम ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं पेट्रोल के रेट भी कम हो, सोने का दाम भी कम हो जाए, सब्जियां भी सस्ती मिल जाए और सैलरी हमको ज्यादा मिले। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, हम दोनों चीजें एक साथ नहीं चला सकते। अमेरिका में तो ऐसे में अमेरिका में एक सिस्टम है, अमेरिका में एक सिस्टम है जहाँ की आई डोंट नो बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं नहीं जानते हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा हर फैमिली के लिए वो फीजिबल है या नहीं है, बट दे हैव दिस क्लॉज जहाँ पे आप अपने बच्चे को जो हाई स्कूल तक की फैसिलिटी है वो आप घर से पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं हूँ और मेरी वाइफ है और हमारा एक बच्चा है, मैं उसको स्कूल का खर्चा ना या तो उठाना नहीं चाहता या मुझे लगता है कि वो एजुकेशन आपको लगता है जैसे मैं टीचर हूँ, मेरी वाइफ टीचर है, तो हम उसको घर नहीं घर पे पढ़ा सकते हैं, तो आप उसको घर पे पूरा एजुकेशन दीजिए। आप स्कूल में जाके एनरोलमेंट कराइए, उनकी बहुत $100-150 समथिंग फीस रहती है, एंड देन वो आपको पूरे उस साल का सिलेबस देंगे। वो आपका हेड है कि आप उसको कैसे वो सिलेबस कंप्लीट कराइए। एट द एंड जाके आपका एग्जाम होगा, आपको उसका पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि यस दिस पर्सन इज एलिजिबल। आपको क्या लगता है कि ये अगर ये क्लॉज इंडिया में आता है इस तरीके का सिस्टम, तो क्या ये फीजिबल है या नहीं? हमारे इंडिया में सिस्टम है। अच्छा, 2009 में जब ये 2009 में जब राइट टू एजुकेशन वाला जो क्लॉज प्रॉपरली एक्ट पास किया था पार्लियामेंट 2010 में, तो उस समय कपिल सिब्बल हमारे मिनिस्टर थे डिपार्टमेंट में, और कपिल सिब्बल ने इस बात को बोल चुके थे कि बच्चे का ये अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले। शिक्षा कहाँ मिले? ठीक है, ओके, इसका पॉइंट नहीं है। ओके, शिक्षा घर पे भी मिल सकती है। ये सिर्फ स्कूल तक सीमित है या फिर आपके स्पेशलाइजेशन? नहीं, 6 से 14 ईयर्स के लेवल तक था। 6 से 14 है 6 से 14 ईयर्स। इवन ये तक भी था कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि भाई राइट टू एजुकेशन है और एक बच्चा है। अब एक इसको इस क्लॉज के एंगल से समझ के देखिए ना, एक लड़का है 7 साल का, ठीक है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा। क्यों स्कूल नहीं जा पा रहा? वो पढ़ाई भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं जा पा रहा होगा? मेनली रीजन ये होगा कि उसके मॉम डैड अवेयर नहीं होंगे, यही रीजन हो सकता है, इसके अलावा तो कोई और रीजन नहीं होगा। अब मॉम डैड अवेयर क्यों नहीं, आपने पता करने की कोशिश करी, पता चला तो भाई मॉम डैड जो है वो फुटपाथ पर रहते हैं, तो वो कहाँ से एजुकेशन की बात कर पाएंगे? अब आप उस बच्चे से कह रहे हो बेटा पता है तेरे पास फंडामेंटल राइट है उसको, तो वो बच्चा तो पिटीशन लगाएगा नहीं। बिल्कुल। उसके माँ बाप से आपने कहा कि पता है तुम्हारे बच्चे के पास एजुकेशन का राइट है, बिल्कुल, तो वो कहेगा बाबूजी खाने के नहीं है, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, बिल्कुल, तो माँ बाप भी नहीं लगाएंगे। अब उसकी जैसे पिटीशन कौन लगाएगा? सही बात। पिटीशन लगा सकता है कोई एनजीओ, आप लगा सकते हो अगर आपको बहुत भला लग रहा है वो। आपने पिटीशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 से सीधे सुनवाई होती है और ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, भाई उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। कहाँ मिलनी चाहिए एजुकेशन? भाई जहां पर वो रह रहा है, जहां वो रह रहा है वहां स्कूल नहीं बनाया जा सकता, भाई जमीन ही खाली नहीं है आसपास, ठीक है। और ऐसा करते करते केस 3-4 साल लटक गया। 4 साल बाद केस का डिसीजन आता है, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, फंडामेंटल राइट है उसका, बिल्कुल। चलो ठीक है, 4 साल बाद स्कूल में एंट्री मिल गई। अब वो 4 साल बाद 11 साल का हो चुका है, बिल्कुल, अब उसको कुछ नहीं आता है। अब आप उसको एलकेजी में डालोगे, फर्स्ट में डालोगे, या आप उसको सीधे 5th क्लास में डाल दोगे। तो ऐसे में हमारे इंडिया में एजुकेशन अगर घर से मिल रही है तो उसका एक क्लॉज था, ये मिस्टर कपिल सिब्बल का है, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये पॉइंट आया भी था कि हमारे यहाँ अगर पेरेंट्स ना भेजना चाहें तो पेरेंट्स को लगता भाई थ्रेट, आज के समय में भाई थ्रेट है लड़कियों को लेकर, बिल्कुल, इतनी सारी न्यूज सुन लेते कई बार पेरेंट्स की भाई लड़कियों को किडनैप कर लिया और ये हो गया। जैसे अभी कोरोना के बीच में ही जून में मैं एक वो पढ़ रहा था कि पिछले 5 सालों में पूरी दुनिया में लगभग 4 करोड़ गर्ल्स किडनैप हुई हैं, 4 करोड़ गर्ल्स किडनैप हुई हैं। ये हैरेसमेंट को लेकर होता है जो प्रोस्टिट्यूशन के उसमें लगा, सोच कर देखो 4 करोड़ क्या होता है। तो ऐसे में डर बैठ जाए तो भाई पेरेंट्स को नहीं भेजना, बहुत सारी चीजों को लेकर हो सकता है। तो ये वाला क्लॉज हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ भी ये चीजें चलती थी। पर अब क्या है, राइट टू एजुकेशन में चूंकि निःशुल्क शिक्षा का पॉइंट आ गया है, तो अब लगभग पेरेंट्स उनको स्कूल भेजने वाला काम कर ही लेते हैं। और वैसे भी मेरा मानना है कि अगर पेरेंट्स घर में बिठाकर पढ़ा पा रहे हैं, इतने वो है अवेयर उस लेवल पर, तो हाँ, तो वो ऑब्वियस ही बात है, कुछ अर्निंग
कर रहे होंगे तभी वो चीजों को संभाल पा रहे होंगे, और अर्निंग अगर कर रहे होंगे तो वो समय नहीं दे पाएंगे वैसे। तो ऐसे बच्चों की पॉपुलेशन भी कम ही होगी जिनके पेरेंट्स घर से पढ़ा रहे हैं। राइट। तो मेरा इसके पूछने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि आज भी हमारे इंडिया, ना सिर्फ इंडिया में, एक दुनिया में देखा जाए, पूरे दुनिया का एक ये रूल है कि आपकी डिग्री जो एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पे आपका सर्टिफाइड है कि हाँ फलाना इंसान इस पर्टिकुलर स्कूल से ये डिग्री लेके निकला है, इस बिहाफ पे आपको जज किया जाता है। जैसा आपने बोला सर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 15-16 साल के जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, सबके घर पे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ये बहुत आम हो गया है और जानते हैं। और आपके बच्चे हमारे, शायद हमारे समय होती तो हम भी एडवांस हमारे समय हमारे पेरेंट्स के पास फोन नहीं थे। एग्जैक्टली, वो इतना प्रोपोगेट नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था हमें। तो आज का एक बच्चा जो है 15-16 साल का, ऐसा बहुत पॉसिबल है कि वो एक हैकर हो सकता है, वो कोड कर सकता है बहुत बड़े। बिल्कुल। रिलायंस की जो सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, आई थिंक वो 17 या 18 साल का ही है। अच्छा। आप रिलायंस का सिक्योरिटी सिस्टम का हेड पता करना, जो रिलायंस की पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। अच्छा। वो 17 या 18 साल का लड़का है। मैं वो लिंक ढूंढ के नीचे डाल दूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर वो लोग। मैं भी थोड़ा सा सर्च करूंगा। बिल्कुल। तो अभी क्या होता है, डिग्री के बिहाफ पे हम जज करते हैं किसी को। ऐसा बहुत बार आज भी हुआ है हमारे सिस्टम में कि जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस से अपनी डिग्री ली, बट हो सकता है मेरा कार्स में बहुत इंटरेस्ट हो, या मेरा मतलब बोर्ड्स में, सर्किट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट हो। तो वो सारा लोग आज भी यूट्यूब से बहुत सीखते हैं, जैसा कि एक नॉर्म है कि आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स के थ्रू देखते हो। आपका इस पर क्या टेक है सीखने के ऊपर? क्या इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है इसमें? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कई बार ये होता है कि हम अवेयर नहीं हो पाते हैं उस एज में कि हमें करना क्या है। बिल्कुल। हमारा मन कंप्यूटर में है, लेकिन हमें कंप्यूटर में कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है। इस कारण हमने एडमिशन ले लिया केमिस्ट्री बैकग्राउंड में। बिल्कुल। मतलब जैसे मैं अपने लेवल पर बताऊं, मैं ग्रेजुएट हूं BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एंड आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी इन बायोकेमिस्ट्री। ओके। एंड मैंने बुक लिखी फॉर पियर्सन पब्लिकेशन फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ओके। मैं तुम्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर वो कर रहा हूं। सो आप, क्योंकि उस समय ये दिमाग नहीं था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन मुझे करना है, मुझे ये वाला काम करना है, तो मुझे ये वाला चीज, उस समय जो दिमाग लगा यार साइंस की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बायोटेक्नोलॉजी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजी बहुत स्कोप है। किरण मजूमदार का बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे बायोकॉन कंपनी के, तो सोचा कि यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, उस समय फेमस हो रही थी किरण शाह मजूमदार, तो सोचते हैं इसी में जाते हैं, और वो चीज ऑप्ट कर ली। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं यार, ये चीज की जगह ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही। तो हमारे इंडिया में, ये पूरी दुनिया में होता है, 95% लोग उस जगह काम ही नहीं करते जो डिग्री उनके पास हो। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने। बिल्कुल। अच्छा, डिग्री जरूरी है, क्योंकि डिग्री जरूरी है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि डिग्री इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, आपने 3 साल तक उस डिसिप्लिन को भी फॉलो किया है कॉलेज के, 3 या 4 साल जो भी आपकी डिग्री। ओके। वो बहुत बड़ी चीज होती है वो डिसिप्लिन। आपने समय पर प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, आपने समय पर प्रेजेंटेशंस दी हैं, आपने समय पर असाइनमेंट्स बनाए हैं। आप एक्चुअली ऑफिस में करते क्या हो, आप ऑफिस में सही मायने में हर दिन कॉलेज का एक काम करते हो। देखा जाए तो आप हर दिन, मतलब कॉलेज में भी आपने ऐसे ही प्रोजेक्ट, ऐसे ही असाइनमेंट बनाए 3-3, 4-4 दिन दोस्तों के साथ मिलकर, या आपको वही काम एक दिन में करना है शायद। मुझे याद आया मेरे प्रोफेसर ने बोला था, अगर तुम्हें लगता है कि मैं खड़ूस हूँ और तुम्हें मेरा काम करना बहुत बुरा लग रहा है, वेट until you get a job, you will realize what the boss says about it। तो ये बहुत, तो आप ये नहीं कह सकते कि डिग्री बेकार है, डिग्री जरूरी है, क्योंकि आपने वो डिग्री ली है, मतलब आपने उस डिसिप्लिन को फॉलो किया है। पर हाँ, आर्टिकल 19 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, राइट टू चूज योर अपॉर्चुनिटीज। आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटीज है, आप अपने हिसाब से अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। बिल्कुल। ओके। आर्टिकल 19 का एक कोर फ्रीडम है हमारे पास। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, ये तो काफी एजुकेशन सिस्टम से और इन सब से बात हुई है, मुझे केतन ने और भी अवेयर करवाया था कि आपने सर 6-7 बुकें भी लिखी हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। 6-7 बुक एक्चुअली लिखी नहीं है, पियर्सन की एक बुक तो मेरी है, इसके अलावा ओजवाल पब्लिकेशन जो है आगरा का, उससे मेरी बुक्स का काम चल रहा है। वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाता, बट कोरोना क्राइसिस के चक्कर में और आगरा में कुछ ज्यादा ही केसेस बने, तो वो उस चक्कर में वो बुक डिले हो गई। तो मेरी 5 बुक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स,
इन पॉलिटिकल साइंसेस पर आने वाली है, तो वो टोटल फिर 6 बुक्स ऐसी हो जाएंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। आपकी जो पहली बुक आई, जो आपने बोला कि हिस्ट्री और जियोग्राफी के ऊपर है। ज्योग्राफी, हाँ, मतलब जनरल नॉलेज का प्रॉपर बुक था वो, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस वाला पोर्शन। बहुत अच्छा। तो सर ये अवेलेबल कहाँ है? पियर्सन्स पब्लिकेशंस की ऑनलाइन? ये अमेज़न पर आपको मिल जाएगी। हालांकि लेकिन क्या 2018-19 का वो एडिशन होगा, क्योंकि 2020 में फिर मैंने पियर्सन की जगह ओसवाल से टाई अप कर लिया था, तो अब पियर्सन के लिए मैंने एडिटिंग नहीं करी है उस बुक को, तो वो बुक में डेटा जो होगा वो पुराना मिलेगा। तो आप ले सकते हो अगर एक रखने के लिए कि हाँ इस ऑथर को मैं जानता हूँ। बट मैं कहूँगा कि फैक्ट के लेवल पर, मतलब उसमें अभी भी यूपी के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव हैं। ओके, मैं अपडेटेड मतलब वो उस हिसाब से, हाँ, वो उस हिसाब से चीजें बनी थी तब। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, जैसे आपने बात करी माइंड सेट की और एक डिसिप्लिन की, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, एक किताब लिखने के लिए कहीं ना कहीं एक हम सब में क्या होता है, हम सब ने कहीं ना कहीं छोटा सा कुछ ना कुछ लिखा जरूर होता है, चाहे किसी ने शायरी लिखी हो, चाहे किसी ने कुछ अपना कुछ लेख लिखा हो, कहानी लिखी हो, लेकिन वहाँ से एक किताब को लिखना और उसे पब्लिश कराना और अपना नाम होना एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन पे, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी जर्नी है, इसका जो डिफरेंस है कि मैं लिखना चाहता हूँ वर्सेस मेरी एक किताब है, इस जर्नी का डिफरेंस सर थोड़ा बताइए। आप कहाँ से इसको शुरुआत हुई, ये कहाँ से लिखा गया, पब्लिकेशन से कैसे रीच हुई, वो कैसे कैसे डील किया जाता है? अगर कोई चाहता है, उसको नहीं पता है प्रोसेस, तो क्या बोलेंगे आप उसको? देखो, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप कोई चीज़ लिखना चाहते हो, आप जो बोल रहे हो, या आप कुछ अच्छी सी शायरी करते हो, या पर्टिकुलर जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का काम करते हो, तो पहले ये समझो कि आप वो सिर्फ एक शौकिया लेवल पर कर रहे हो। जैसे लॉकडाउन में कुछ लोग खाना बना रहे थे 3-4 दिन बस, और वो ऑथराइज्ड कुक अपने आप को कह रहे थे, या एक छोटा से तितली का फोटो लेने के बाद मैं एक फोटोग्राफर बन गया हूँ। तो सही मायने में इंडिया में, या मैं कहीं और, मतलब एज ए राइटर के लेवल पर देखूं, तो बहुत सारे राइटर्स या शायर जो होते हैं, वो जनरली अपना यूनिक आइडिया नहीं लेकर आते, वो कहीं से 4-5 चीजें पढ़ते हैं, बिल्कुल, किसी में से कुछ चीजें निकाली, हिंदी का वर्ड उर्दू में किया, उर्दू का वर्ड हिंदी में किया, या कोई इंग्लिश पोयम सुनी। ओके, अगर आप ऐसी यूनिक चीज नहीं ला रहे हो, सिर्फ ये वाला वर्क कर रहे हो, तो आप अपनी बुक तो पब्लिश करा सकते हैं, बट आपको वेल नोन पब्लिकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, क्योंकि वेल नोन पब्लिकेशंस जो होते हैं, उनके जो एडिटर्स होते हैं, उन्होंने ये सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, बिल्कुल, और वो आपके पोएम्स को देख के तुरंत निकाल देंगे कि भाई साहब कहाँ से आपने ये वाली जो चीज है वो, हाँ, ये वाली जो चीज है वो कहीं और से छापी गई है। मतलब जैसे आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आज फ्रेंडशिप डे है, तो मैंने अपने पुराने दोस्तों का एक फोटो मैंने शेयर किया, और उस पर लिखा था कि पुराने जो नए दोस्त हैं वो आपकी कविता हो सकते हैं, पर जो पुराने दोस्त हैं वो अक्षर होते हैं, उनके बिना शब्द ही नहीं बन सकते, ऐसा। तो मैंने ये स्टेटस पे डाला, हालांकि मैंने तुरंत निकाल दिया था उसको, क्योंकि मेरे एक टीचर हैं, नो डाउट, उन्होंने शेक्सपियर का इसका इंग्लिश डाल दिया कि ये शेक्सपियर ने कहा था। अच्छा, मैंने उसका हिंदी ही कहीं पढ़ा हुआ था, हाँ। दिमाग में कहीं जहन में था, और मैंने उसको चिपका दिया, हालांकि नीचे मैंने अपना नाम वैसे नहीं लिखा। राइट। लेकिन तो ऐसी चीजें कई बार होती हैं कि वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो पहले तो ये जानो कि आपके अंदर यूनिकनेस है, अगर आपके अंदर यूनिकनेस है तो आपकी किताब छप सकती है। ठीक है। फिर बहुत सारे पब्लिकेशंस जो होते हैं, वो पब्लिकेशंस की आप जब साइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर, तो नीचे जो करियर के ऑप्शन आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सब में आते हैं, ऐसे ही ऑथर वाले कॉलम भी आते हैं, पब्लिशर की अगर वो वेबसाइट है, और उसमें आप अपने सैंपल, जो आपकी कॉपी का सैंपल है, आप वो सैंपल भेज दीजिए विथ बुकमार्क प्रॉपर, ताकि वो कंटेंट चोरी ना हो जाए। नहीं तो ऐसा ना आपका कंटेंट ही चिपका कर, और आपने अगर 100 पेज की कुछ चीज करी है, तो आप 10 या 12 पेज, जिससे एक जिस्ट प्रॉपर का समझ में आ जाए कि आप किस लेवल के राइटर हैं, और आप ऐसे सारे पब्लिकेशंस को भेजिए जो जेके रोलिंग ने किया था। बिल्कुल, ओके। और जेके रोलिंग को 21 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था, ये बकवास बुक है, कोई नहीं चलेगा। हाँ। फिर आखिरी में ब्लूबर्ग जो है, जो हैरी पॉटर का जो प्रॉपर जिसने पब्लिकेशन किया, उसने उसको, और आज जेके रोलिंग अकेली बिलियनियर राइटर है दुनिया की, तो उसके अलावा कोई और नहीं बन पाया। तो रिजेक्शन से आपको, अच्छा, मेरे साथ ऐसा था कि मेरा ये बुक लिखने का जो पॉइंट था,
क्योंकि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली बुक है, मेरी बुक ऐसे लेवल पर नहीं है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो बुक होती है उसमें अपॉर्चुनिटीज अलग लेवल पर होती है, क्योंकि जो पब्लिशर्स होते हैं उनको अपनी किताबें बेचनी होती हैं, तो वो कोचिंग से टाई अप करके रखते हैं। फिर कोचिंग में कई बार होता है कि जैसे मैंने किसी दूसरे लोग के बुक को एडिट भी किया है, चेक भी किया है, तो ऐसे में उन्होंने मेरे पास ऑफर आया कि क्या आप करना चाहते हैं। फिर मेरा एक फ्रेंड था हर्ष गगरानी, उससे बात हुई, हमने कहा चलो मिलकर करते हैं। तो उसने पॉलिटी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन उसने लिया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस का पोर्शन, और ऐसे हमने बुक की थी। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक बनाना कोई बड़े लेवल पर नहीं है, जो मैं जानता हूँ जितना। बट जो आप जो शायरी या आप जो उसके लेवल पर सोच रहे हो, उसमें तो सबसे पहली चीज यूनिकनेस। अगर वो यूनिक पॉइंट है तो आप आगे आओ, और अगर आप 4 में से 3 लाइन चुरा कर लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आप भूल जाओ, है ना। मतलब पीयूष मिश्रा आप तभी बन पाओगे जब आप वो यूनिक लेवल पर लिखोगे, भले ही आप लिखते लिखते बूढ़े हो जाओ, पर आपको यूनिक करना पड़ेगा काम। वो काम भला क्या तो, काम हुआ जिसमें पब्लिकेशंस का रिजेक्शन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो आपने कैसी भी बुक लिखो तो राइटर ब्लॉक तो रहता ही है। हाँ, तो आप राइटर ब्लॉक को कैसे टैकल करते थे अपना? जैसे डेडलाइन तो है अपने पास, हाँ, उसके अलावा क्या मेरे साथ ये चीज थी कि हमने पियर्सन से, या जो हम पब्लिकेशन की बात करें, हमने उनसे टाई अप ही ऐसा करके रखा था कि हम 3 हफ्ते में देंगे आपको। ओके। और जो उसका कंपनसेशन था, जो मतलब कंपनसेशन मतलब मैं अगर रेम्यूनरेशन की बात करूं, तो वो भी उसके हिसाब से तय था। तो जब एक डेडलॉक तय हो जाता ना कि भाई आपने इसके बाद दिया, फिर कोई ब्लॉक नहीं आता। हाँ, तो फिर ब्लॉक नहीं आता। फिर वो जो है ना प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो एक वो जो सिस्टम चलता है कि आखिरी में जाकर नहीं होता फिर वो। मतलब गुलजार या ये सब कभी ये क्या करते होंगे, मेरे हिसाब से इनको एक मूवी बनने से पहले विशाल भारद्वाज बोल देते होंगे भाई ऐसी मूवी बना रहा हूँ, उसमें 4-5 गाने ऐसे हैं, ठीक है ना, और वो मूवी चलती रहती होगी विशाल भारद्वाज की आई थिंक शूटिंग, और गुलजार यहाँ पर गाने लिखते रहते होंगे। उनको पता है कि इससे पहले मुझे गाना देना ही है, नहीं तो शूटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये डेडलॉक आपका पूरा हो सकता है। आप उस पब्लिशर के साथ ना टाइमिंग का टाई अप करिए कि भाई इसके बाद हुआ तो बुक छपेगी, पर मुझे पैसा नहीं मिलेगा। और जहां जब पैसों की बात आती तो आपका होगा काम। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो इस काइंड ऑफ जॉब हो गई ना यार वो तो फिर। अच्छा, समय पर अगर आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो। आपने एकेडमी की बात करी, तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सर की खुद की अपनी एक एकेडमी है, उत्कर्ष एकेडमी के नाम से। सर, इस एकेडमी के बारे में आप थोड़ा बताइए। ये एकेडमी स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए है। जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो, और स्टेट पीएससी जो होती है, स्पेशली मैं एमपी से हूँ, भोपाल से, तो एमपी पीएससी का प्रिपरेशन हम करवाते हैं। तो बेसिकली इस एकेडमी को खोलने का पर्पस यही था कि मैं अपनी फ्री स्टाइल में पढ़ाना, इस लेवल पर काम करना चाह रहा था। मैं ऑलरेडी 4-5 सालों से इस फील्ड में पढ़ा रहा था, बट किसी और कोचिंग में एज ए गेस्ट फैकल्टी हुआ या एज अ गेस्ट लेक्चरर के लेवल पर काम कर रहा था, बट वहां पर मुझे फ्रीडम नहीं मिल पाती थी। मतलब काइंड ऑफ कि आपको 6th क्लास में ज्योग्राफी खत्म करनी है या आपको 12 क्लास में ये चैप्टर खत्म करना है। अब वहां चूंकि जो आपको रेम्यूनरेशन है वो 12 क्लास के हिसाब से तय हुआ है, तो आप उसे 12 से 13 नहीं कर सकते, क्योंकि 13 अगर आपने कर दिया तो आपका बेनिफिट वैसे नहीं बन पाएगा। दूसरा, 13 डे वो किसी और फैकल्टी का लेक्चर लगा चुके हैं, तो आपको वैसे भी नहीं मिल पाएगा। तो ये मेरे को लगा कि यार 12 की जगह अगर मुझे 14 करना पड़े, 20 करना पड़े, तो वो तभी पॉसिबल है जब मेरा खुद का एकेडमी हो। बिल्कुल सर। तो फिर मैंने उसको वैसा वाला वर्क चालू किया अपने एकेडमी के लेवल पर। दूसरा, जब आप किसी और के लिए पढ़ाते हैं तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलते हैं कि आप भाई ज्योग्राफी में अच्छे हैं, आप साइंस में अच्छे हैं, तो आपने ज्योग्राफी और साइंस पढ़ाया, आपने हिस्ट्री किसी और फैकल्टी ने पढ़ाया, तो चूंकि वो उसने पढ़ा दिया तो आपने उस पर फोकस नहीं किया, और आपने उस पर फोकस नहीं किया तो आपको ऐसा बुरा नहीं लगा, भाई वो तो पढ़ा रहा है, बट आपका हिस्ट्री बर्बाद हो गया। तो फिर इस एकेडमी को खोलने का मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं वो सारे सब्जेक्ट खुद के लेवल पर पढ़ूं, एटलीस्ट 4-5 साल में खुद वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊं जितने इंटरेस्ट से मैं बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, और उस डेडिकेशन से, जो डेडिकेशन में एक्चुअली चाह रहा था, जो मैं किसी और के साथ नहीं कर पा रहा था। तो मैंने 2018 नवंबर में एकेडमी ओपन की, हार्डली 1 ईयर हुआ, और 2nd ईयर था, पर कोरोना ने बहुत सारी चीजों को उसमें चेंज करने के वाला काम कर दिया, पर ठीक है, वो भी एक चैलेंज है। तो अभी आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं सर? अभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, और
मॉर्निंग में क्लास होती है और लेट नाइट क्लास होती है जनरली। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेवल पर चालू होने से ये हुआ कि मेरे जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मतलब मुझसे आज से 2-3 साल पहले पढ़ चुके थे, अब ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड ऑल, तो वो ऑनलाइन के चक्कर में वो पुणे से, मुंबई से या कानपुर से या इवन मेरा एक स्टूडेंट है श्रीनगर से, वो भी क्लास अटेंड कर पाता है ऑनलाइन लेवल पर। बहुत अच्छा। हाँ, तो देखा जाए तो ये फायदा भी हुआ कि हाँ बिल्कुल फायदा है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से मतलब एडेप्टेशन है। बिल्कुल। तो और आप एजुकेशन पॉलिसी जो हमने जहां से बात चालू की थी, इस एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने इसका पॉइंट भी उठाया है ऑनलाइन एजुकेशन का, क्योंकि 1986 में तो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं था, तो उस समय तो एजुकेशन की बात ही नहीं आई थी। राइट। तो अब इन्होंने इसके ऑनलाइन एजुकेशन का भी पॉइंट उठाया है। अच्छा सर, मुझे एक ये पॉइंट बताइए कि हमारी पूरी वीडियो अब तक जो रही वो एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन कैसे है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन से इसके ऊपर रही। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं, हम सब लोग, हमसे मेरा मतलब है, वो ये है कि हम कई बार ये तो जान पाते हैं कि हमें क्या सीखना है, लेकिन हम में से कोई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये जान पाते हैं कि सीखना कैसे है, कि मतलब हमें ये चीज़ पढ़नी है लेकिन पढ़नी कैसे है ये कभी नहीं जान पाते। इसके बारे में आपका क्या टेक रहेगा? यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है, मतलब मेरा मानना कि कौन सी चीज़ हमें कैसे पढ़नी चाहिए, उसका तरीका यही होता है जब तक उसमें पहली बात इंटरेस्ट ना आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ओके, अब मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरा सबसे पहला वर्क कैसे पढ़ना है, तो उसको कैसे पढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपकी कोर्स की किताबें जो आपने स्कूल में पढ़ी है। और ये बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो उठाते हैं किसी स्पेसिफिक ऑथर की किताब। अब वो स्पेसिफिक ऑथर अगर बंगाल से है, कम्युनिस्ट है, तो वो बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ कर रख देगा, ठीक है ना। अगर वो रामचंद्र गुहा टाइप के एक प्योर हिस्टोरियन की किताब है, तो वो मुगल्स को और दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेगा। वहीं पर अगर किसी हिंदू राइटर की है, तो ऐसे में क्या होता है, फिर आप जब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप पहले ही एक दिमाग बना लेते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो मेरा मानना है इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाओ। पहला लेवल एनसीईआरटी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी चूंकि नेशनल लेवल की बुक है, और नेशनल लेवल की बुक में कभी किसी की बुराई नहीं लिखी होती, एक जनरल ओवरव्यू दिया गया होता है, एक जनरल ओवरव्यू होता है। बिल्कुल। मतलब जैसे मैं एग्जांपल आपको जैसे समझाऊं, 9th क्लास की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। ओके। 9th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब डेमोक्रेसी, मोनार्की या डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे होने चाहिए। फिर उसमें एग्जांपल श्रीलंका का एग्जांपल है, बेल्जियम का एग्जांपल है और इंडिया का एग्जांपल है। अब इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब उसमें बीच बीच में एक आई डोंट नो कि आप लोग के समय वो एनसीईआरटी बना रही, एक मोजो करके एक कैरेक्टर आता है, कार्टून कैरेक्टर। वो क्वेश्चन आज आपकी आप एनसीईआरटी देखिए, जो न्यू एनसीईआरटी आई है, तुम्हारे समय नहीं था, मेरे समय तो बिल्कुल भी नहीं था। उसमें वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर इंडिया का प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट जैसा होता तो क्या होता। ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क इंटरेस्ट बनाते हैं, ये आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, ये सोचने पे मजबूर करते हैं। क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 9th क्लास का बच्चा वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उससे एग्जाम में वो नहीं पूछा जाएगा। पर अब आप 9th से ऊपर आ चुके हैं, और अब अगर आप उस एंगल से सोचना चाहते हैं तो फिर से उन बुक्स को उठाइए, बहुत बढ़िया, और उन क्वेश्चन मार्क वाली चीजों को पढ़िए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एनसीईआरटी के सिर्फ कैरिकेचर्स जो आर के लक्ष्मण ने बनाए हैं, बहुत फेमस है ना, अगर आप उन कैरिकेचर्स को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्या ये भी बात जैसे आज होता है ना द हिंदू में जो कैरिकेचर्स आते हैं, सतीश आचार्य जो कार्टूनिस्ट, राइट, मतलब छोटी सी चीज में बहुत सी बातें लिख देते हैं, वो बहुत जरूरी होता है इंटरेस्ट लगाने के लिए। सर आपने आर के लक्ष्मण का नाम लिया, तो क्या मालगुडी डेज देखना भी एक कंपलसरी है हिस्ट्री जानने के लिए? मालगुडी डेज को अगर आप देखो तो मालगुडी डेज में आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। मालगुडी डेज में एक स्टोरी है 45 रुपीज की सैलरी को लेकर है। और उस स्टोरी में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन जॉब में रहता है, वो पर्सन घर वालों को टाइम नहीं दे पाता, और वो पर्सन अपने बॉस को जाकर बोलने वाला है कि मैं तो जॉब छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रहा हूं।
अच्छा, उस समय वो ये बोल रहा होता है, उस समय उसके दोस्त आपस में बात करते हैं, तुम्हें पता है फ्रांस पर अटैक कर दिया जर्मनी ने। मतलब ये स्टोरी कहीं ना कहीं 1940s में लिखी गई है, 1939 1940 सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय। वो पर्सन जाता है अपनी बॉस के पास, जाता है, कहता कि सोचता है कि मैं जीता बोल दूंगा तो जॉब छोड़ रहा हूं, मैं नहीं कर सकता 40 रुपए में तुम्हारे लिए काम। जैसे ही वो छोड़ने के लिए जाता है और तुरंत उसका बॉस बोलता है मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, तुम देर रात तक काम करते रहते हो, तुम्हें 5 रुपए का इंक्रीमेंट देता हूं। बिल्कुल। और जैसे ही वो 5 रुपए के इंक्रीमेंट की बात करता है, वो अपना इस्तीफा फाड़ देता है। आज की डेट में भी जॉब की वही हालत। बिल्कुल। बहुत से लोग अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं, कुछ अपने मन का काम करना चाहते हैं। मतलब आप मालवी डेज से समझ सकते हैं कि आज से 50 साल 60 साल पहले का इंडिया कैसा था। इन छोटी छोटी चीजों से ये आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लेवल पर आता है। जैसे हमेशा मैंने सुना कि जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन चालू किया होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, तो कितना अच्छा लगा होगा, लोगों ने कपड़ों की होली जलाई होगी। जब मालवी डेज मैंने देखा, स्वामी एंड हिज फ्रेंड वाले जो एपिसोड है उसमें मैंने देखा कि जैसे ही जो स्वामी होता है वो अपना कोट डालकर आ जाता है, भाई आजादी की बात है, उसके फादर उसको मारते हैं, तुझे कैसे पता ये विदेशी है? और इस छोटे से पॉइंट ने आज भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन डाला कि हम कैसे समझे कौन सी चीज स्वदेशी है, कौन सी चीज विदेशी है। वेरी गुड। फिर दूसरा पॉइंट, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं उनसे सीखने की। ये आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। ये ऑब्जर्वेशन आपकी तभी बनेगी जब आप एनसीईआरटी के लेवल पर चीजों को वैसे स्टार्ट करेंगे। बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक क्वेश्चन और, मतलब अगर आपसे कोई मैं बीच में कर रहा हूं, सॉरी, अगर आपसे कोई पूछे कि 1910 का इंडिया कैसा रहा होगा, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, उस समय के राइटर्स की किताबें पढ़ लो। उस समय के राइटर्स, वो अपनी किताबों में सब कुछ बता देंगे। आप किसी पॉलिटिशियन की किताब मत पढ़ो, आप अंग्रेज की किताब मत पढ़ो, आप सिर्फ मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ लो। वो गोदान में यूपी का एक्चुअल यूपी बता देंगे आपको। मतलब सही मायने में अगर आपको काऊ की इज्जत क्या होती है, ये अगर आपको समझाना हो इंडिया में, आप उसे गोदान पढ़ा दो। मतलब उस गोदान का मेन कैरेक्टर होरी माधव, वो अपनी वाइफ के साथ सिर्फ एक प्रॉमिस करता है कि मैं चाहता हूं मेरे मरने से पहले गाय यहां बंध जाए। बिल्कुल। मतलब गाय की वैल्यू समझो आप। इसको समझाना आप किताबों से ही पॉसिबल है, और आज की जो जनरेशन है वो इनसे दूर होती जा रही है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग गोदान, मुंशी प्रेमचंद और अपने ये हीरा और मोती की कहानी, दो बैलों की कथा, ये सब किसी ने पढ़ी भी होंगी। आई डोंट थिंक सो। आज अरे ये सब छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ विशाल भारद्वाज की मूवीज देख लो आप जो पैरेलल सिनेमा जिसे कहा जाता है, आप वो पैरेलल सिनेमा देख लो, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन अब पॉइंट यही है ना कि वो पैरेलल सिनेमा देखने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। सर, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपने जैसे बोला कि किसी पॉलिटिशियन की किताब ना पढ़ के उस टाइम के लेखक की किताब पढ़ी जाए। ठीक, मेरा एक डाउट है, मैं हिस्ट्री में ऑनेस्टली मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मैंने पढ़ा है। मेरे घर पे हिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चलता है। मेरे भैया हैं, मेरे पापा हैं, इन लोगों से अगर आप कभी इनसे मिलना हो आपका, तो आपको बहुत मजे आएंगे। कभी अपन ये ऐसे ही टॉक, गूगल टॉक, बिल्कुल सर। तो अभी इन लोगों से ही मैं सुनता रहता हूँ, उनकी कन्वर्सेशन से, और जो सुन के मैं चीज़ें पिक करता रहता हूँ। तो मेरे घर पे और बहुत सारे लोगों के बीच में अक्सर ये बात होती है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, एंड अगेन मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसको कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ अपना पॉइंट पेश कर रहा हूँ। इसको आपको जिस तरीके से देखना है देखो, मेरा पॉइंट है वो ये है सर कि हमने हिस्ट्री में हम अकबर की पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाबर की पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनकी हुमायूं पढ़ते हैं, और हम सारे ये पढ़ते हैं कि ये लोग आए और इनकी हिस्ट्री की पूरी बात होती है कि पूरा मुगल सम्राट आया, ये सब आए, ये कर गए, तुर्कों ने आके हमने लूटा और ये सब किया। हम मुश्किल से एक रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मनु की कहानी। हम छत्रपति शिवाजी का नाम जानते हैं, एक चैप्टर उनके लिए होता है, और ज़्यादा हुआ आपके पृथ्वीराज चौहान, या बस मतलब पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ये 2 या 3 ऐसे फेमस नाम हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जबकि अकबर की हम पूरी डायनेस्टी जानते हैं, उसके ग्रैंडफादर, उसके पापा, उसका बेटा, उसका ये। तो सर, आपको कहीं ये लगता है, ऐसा तो नहीं है कि जब चाणक्य आया और चाणक्य ने अखंड भारत की एक प्रतिज्ञा ली और वो अखंड भारत 300 साल के लिए बना के चला भी गया, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव अभी टीवी शोज के जरिए लोग जानने लगे हैं, लेकिन हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता है। कभी हिस्ट्री में चाणक्य का बस एक लेसन आएगा कि चाणक्य जो थे उनके गुरु थे, और साहब वो एक टीचर थे, उन्होंने चाणक्य नीति चलती है उनकी। जबकि चाणक्य नीति अगर आप देखें, एक पूरी फाइनेंस की अपने आप में एक ऐसी किताब है जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं है इंडिया।
तो सर हिस्ट्री में ये क्या रीरिटन ऐसा हो गया है कि जो मेन है उनको कभी नाम ही नहीं रहा और जो आके हम पे राज करके चले गए उनके बारे में लिखना पड़ता है? देखो अगेन हम एक यंग थिंकर्स के लेवल पर बात कर रहे हैं, तो अगेन बिल्कुल। व्यूअर्स को मैं भी समझाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम भूपेंद्र सिंह बघेल को जानते हो? नहीं सर। केतन? नहीं। मिस्टर नरेंद्र मोदी को जानते हो? बिल्कुल सर। मिस्टर नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल। और भूपेंद्र सिंह बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। अकबर इंडिया का राजा था, महाराणा प्रताप सिर्फ चित्तौड़ के राजा थे। आपको समझ में आया इतिहास किसका बड़ा होगा? आप उस इतिहास को हिंदू मुस्लिम के हिसाब से देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा महाराणा प्रताप के बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया। ठीक। और वहीं अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहास बहुत है, बिल्कुल, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास अकबर के इतिहास से लगभग 1000 ईयर पुराना है। तो उनके बारे में हिस्ट्री की चीजें उतनी मिल ही नहीं पाई। भाई ऑब्वियसली बात है, डिगिंग की प्रोसेस, एक्सकैवेशन उतना हिस्ट्री में नहीं मिल पाया। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में उतना नॉलेज नहीं है जितना हमें अकबर के बारे में, क्योंकि अकबर के समय की बिल्डिंग्स, अकबर के समय की बुक्स, अकबर के समय के जो वर्क्स हैं वो आज भी हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का जो फाइट था वो फाइट पॉलिटिकल था या रिलीजियस था? उस समय के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिकल था। पॉलिटिकल था कि भाई अकबर उनका एम्पायर चाहते थे, ये उनका एम्पायर। अकबर के जो मेन लड़ाई करने जाने वाले थे वो राजा मानसिंह थे, और महाराणा प्रताप की आर्मी से मुस्लिम लड़ रहे थे। बिल्कुल। मतलब अकबर की तरफ से जो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी वॉर 1576, वो अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप नहीं थी, राजा मानसिंह वर्सेस महाराणा प्रताप थी। बिल्कुल। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का तो बात ही नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम, हाँ, जब हिंदू मुस्लिम का नहीं है तो आप अकबर और महाराणा प्रताप को इंडिया के किंग के लेवल पर देखो। अब जो किंग बड़े लेवल पर रहा, जिसका एम्पायर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रहा, ऑब्वियसली बात है उसके बारे में ज्यादा डिटेल होगी। और वो किंग जो छोटे लेवल पर रहे उनके बारे में कम डिटेल होगी। अब राजस्थान बोर्ड की बात करें तो राजस्थान के, सिर्फ राजस्थान के हिसाब से महाराणा प्रताप बड़े हैं। बिल्कुल। वैसे छत्तीसगढ़ के लोग भूपेंद्र सिंह बघेल बोलते ही जान जाएंगे। आप मैं भूपेंद्र सिंह बघेल का एग्जांपल इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान शायद आप जानते होते। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के चीफ, पर भूपेंद्र सिंह बघेल अभी नए सीएम बने हैं तो बहुत कम लोग उनको जानते हैं। तो भूपेंद्र सिंह बघेल को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, मोदी जी को दी जाती। ऑब्वियसली बात है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। भूपेंद्र सिंह बघेल चीफ मिनिस्टर है। मैं नागालैंड के सीएम का तो नाम भी नहीं जानते होंगे लोग। आपका ये पॉइंट सर बहुत वैलिड है। मेरा व्यू बस इतना है कि हिस्ट्री जो है वो पॉलिटिकल एंगल से लिखी गई थी, उसको रिलीजियस रंग अंग्रेजों ने दिया। बिल्कुल। ताकि वो हिंदू मुस्लिम को सेपरेट कर सके। उन्होंने एंशिएंट इंडिया को हिंदू इंडिया कर दिया, फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल्स को मुस्लिम इंडिया कर दिया, और जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने उसको क्रिश्चियन इंडिया या मॉडर्न इंडिया का टर्म दे दिया। पर जब आजादी हमें मिली, हम हिंदू मुस्लिम साथ लेकर चलना चाहते थे, तो हमने उसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया करा। हमने हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया नहीं करा। वेरी वेल। पर अब उसी तरीके से ब्रिटिशर्स की तरीके से ही कुछ लोग उसको डिवीजन को आज भी बनाए रखना चाहते हैं। और उस डिवीजन को बनाए रखने का एक ही तरीका है कि महाराणा प्रताप को आप हिंदू किंग बताओ और अकबर को आप मुस्लिम किंग बताओ। ये जब इतना वैलिड पॉइंट बोला है ना सर आपने, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सच में चाहता हूँ इस पॉइंट को बहुत गौर से और शब्दों के पीछे का देखिएगा सर ने क्या बोला है, क्योंकि अक्सर ये बात होती रहती है हिंदू मुस्लिम के ऊपर कि ऐसा है वैसा है। अच्छा सर, ये जो आपने सेम चीज बोली कि अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री जो है उसको रीरिटन किया है और इस तरीके से मैं इसमें एक बीच में ऐड करता हूँ। आप 1835 में हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी। जैसे अभी हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें ना, सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1835 में लॉर्ड मैकाले लेकर आए थे। बिल्कुल। लॉर्ड मैकाले, जिनको फादर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने इंडियन पीनल कोड आईपीसी और सीआरपीसी भी लिखा है। और लॉर्ड मैकाले ने अपने स्लोगन में ये कहा था, जब वो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे थे, 1 लाख रुपए का फंड लेकर आए थे वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए। उस समय 1 लाख रुपए बहुत थे। ही साइड की, आज से इंडिया वही पढ़ेगा जो हम उसे पढ़ाएंगे। और उन्होंने अपनी किताबों में इस चीज को मेंशन किया कि भाई आर्यंस बाहर से आए, फिर मुस्लिम बाहर से आए, हम भी बाहर से आए, तो कौन सा बुरा है? ठीक है ना? फिर सिंपल सी बात। तो उन्होंने उस हिस्ट्री को उस एंगल से पढ़ाया। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे हिस्टोरियंस उस चीजों से
सीखे भी हैं। इस कारण हमारे इंडिया में वैसी हिस्ट्री भी चलती है जो आज भी ब्रिटिशर्स के लेवल पर चलती है। हमारे इंडिया में वो हिस्ट्री भी चलती है जो महारानी लक्ष्मीबाई या महाराणा प्रताप को बहुत ज्यादा एक सुपर हीरो के लेवल पर बनाती है। तो हमारे इंडिया में वो हिस्ट्री भी चलती है जो अकबर को चलाती है, और वो हिस्ट्री भी चलती है जो तीनों को अच्छा मानते हैं। वो मानते हैं कि महाराणा प्रताप भी सही थे अपनी जगह पर, अकबर भी सही था, और ब्रिटिशर्स भी सही थे। वो नहीं आते तो सही में हम मॉडर्न नहीं हो पाते उतनी जल्दी। वो नहीं आते तो शायद हम इंडिया ही नहीं होते। मतलब आप सोच देखो। हाँ बोलो। नहीं, आप कंटिन्यू करिए पहले, फिर मैं अपना पॉइंट। यूपी के औरैया में एक बाजार जो होम बाजार कहते हैं। अच्छा। औरैया में एक बाजार है, होम बाजार, सुना होगा, केतन उस जगह का रहने वाला है। वो होम बाजार नहीं, जो ह्यूम बाजार है, A.O. ह्यूम ने उसको बनवाया था, क्योंकि A.O. ह्यूम ICS ऑफिसर था और पहला कलेक्टर वो औरैया का कलेक्टर बना था। वो A.O. ह्यूम वही है जिसने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई है। कांग्रेस को बनाने वाला A.O. ह्यूम औरैया का कलेक्टर रहा था। अब ये औरैया के लोगों को भी नहीं पता। ठीक। अब क्वेश्चन ये कि औरैया का सबसे पहला स्कूल A.O. ह्यूम ने बनवाया, औरैया में पहला कॉलेज A.O. ह्यूम ने बनवाया। हालांकि वो वहां से भाग भी गया था, 1857 के रिवोल्ट के समय उसको मारा गया था, बट कॉलेज स्कूल ओपन करवाया ना। भाई आप इंडियन पिनल कोड की बात करें, आज भी हम उसी को चला रहे हैं, IPC। हमने चेंज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट हमारा उन्हीं के समय का बना हुआ है। हमारी लोकसभा राज्यसभा का प्रोसीजर ब्रिटिशर्स का बना हुआ है। हमारा RBI का सिस्टम ब्रिटिशर्स के लेवल का बना हुआ है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ब्रिटिशर्स का बना हुआ, हमारा सिविल सर्विसेज ब्रिटिशर्स का बना हुआ है। इवन सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न स्टार्टिंग में उन्हीं का था, बाद में हमने अपनी लैंग्वेजेस के सेक्टर में चेंज किया। पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा उनका बना हुआ है, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हमारा उनका बना हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चीजों में कहीं पर नेगेटिव हुई है। तो हिस्ट्री में 4 तरीके के, अगेन हिस्टोरियन के ऊपर है। तो आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको एक बैलेंस्ड व्यू मिलेगा, और अगर आप फिर अलग अलग हिस्टोरियंस की किताबें पढ़ेंगे तो नो डाउट फिर आपको मतलब इतनी बकवास चीजें भी मिल सकती है जो अपन शायद डिस्कस भी ना कर पाए, ना कर सके। बिल्कुल सर, ये पॉइंट बहुत वैलिड है। तो आपने जो बोला कि एक नॉट अमेरिकन ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए, उन्होंने ऑब्वियसली हम पे राज किया 200 साल तक, 200-300 साल तक राज करके गए, और उसके बाद वो सब कुछ अपना मॉडर्नाइजेशन हमें देखे गए, जिसका अभी लोग इसको चाहे अच्छा माने बुरा माने, कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट में वो हमारा हाथ देखे गए। डेवलपमेंट था, बिल्कुल बहुत बड़ा। ठीक, लेकिन आज का अगर आप सिनेरियो देखा जाए, मैं आज की मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 2020। ठीक, अगर एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन और सिविल सर्विसेज और लाइक आपका एजुकेशन सिस्टम, मतलब सबको एक बहुत ब्रॉड क्लासिफाई करके देखा जाए, तो आज का जो वेस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न और ईस्टर्न में अगर हम डिवाइड करें, वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत ईस्टर्न कल्चर की तरफ आता है। आप अमेरिका में देखें, आजकल लोग वीगन फूड, वेजिटेरियन फूड और योगा और इन सब में, और हमारे मसाले, एक मतलब हर चीज़ में अगर आप देखा जाए, इनको बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और जबकि हमारा ईस्टर्न कल्चर जो है, जिसको हम ईस्टर्न हम अपना मतलब इंडिया का जो कल्चर बोला जाए, सिर्फ इंडिया तक रखते हैं, इंडिया या साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया वाला बोला जाए, तो ये आजकल एक बहुत मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पे आपके फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और आपके लाइक अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस, बट लाइक एक जिमिंग, एक कल्चर जहाँ बॉडी को अपना इतना लेवल तक खींच देना कि मतलब आपकी जो नेचुरल लिमिट है उसको क्रॉस करना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न से बहुत प्रभावित हो रहा है, और ईस्टर्न जो है वो वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहा है? ये लाइफ का साइकिल है, ये लाइफ का साइकिल है। आज आप दादाजी लेवल के लोगों से बात करोगे, आप अपने फादर से बात करोगे, तो आज उनको शायद अच्छी घड़ी पहनने का, अच्छे शूज पहनने का उतना शौक नहीं है जितना शौक उनको इस बात का है कि मेरे बारे में लोग क्या सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। ओके। और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं कि अब उस एडवांस सिस्टम से उनको नफरत होने लगी है। लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, मतलब आप सोचकर मैं समझ सकते हो इस तरीके से, जो हमें फेसबुक ने इन 4-5 सालों में बता दिया कि हमारी लाइफ कितनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है एक फेक हैप्पीनेस पर। बिल्कुल। हमें पता है कि उस पर जो लोगों के लाइक आ रहे हैं वो लाइक सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया। बिल्कुल। और सही मायने में अगर कोई हमें पसंद करता तो वहां लाइक नहीं करता, सीधे फोन करता, क्यों पे कैसा है तू। बिल्कुल। तो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आ चुकी है हमसे पहले, तो वो अब कॉम्प्लेक्स से एक सिंपल लाइफ की ओर जा रहे हैं। योगा, मेडिटेशन, वीगन फूड,
और हम अब उस कॉम्प्लेक्स लाइफ में आ रहे हैं। जब हम इस कॉम्प्लेक्स लाइफ को जी लेंगे तब भी सिंप्लिसिटी पर आएंगे। बट ये साइकिल है और ये चलता रहेगा। मैं कैसे समझाऊं, ये साइकिल है। ये साइकिल कैसे मैं समझाऊं? ऑलमोस्ट जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हुआ तो 1600 BC, मतलब आज से 3600 साल पहले की बात है, हिंदुज्म इंडिया में स्टार्ट हुआ। चारों वेद बने, बहुत प्यार से एक हिंदुज्म, एक हिंदू कल्चर हमारे इंडिया में आया। धीरे धीरे वो कल्चर कॉम्प्लेक्स होने लगा, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे कस्टम्स, और उसमें ब्राह्मण सुप्रीमेसी और बहुत सारी चीजें आ गई। जब इतना कॉम्प्लेक्स 1000 साल में हो गया तो लोगों को चाहिए थी अब सिंप्लिसिटी। वो सिंप्लिसिटी लेकर आए गौतम बुद्ध और महावीरा, और इंडिया में आ गया बौद्धिज्म और जैनिज्म। बौद्धिज्म जैनिज्म, वो सिंप्लिसिटी क्यों लोगों को पसंद आई? क्योंकि लोग उस कॉम्प्लेक्सिटी से परेशान हो चुके थे। फिर बौद्धिज्म जैनिज्म में भी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। आज बौद्धिज्म भी कॉम्प्लेक्स हो गया, जैनिज्म भी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो फिर से सिंप्लिसिटी आई। इसलिए जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जो सिंप्लिसिटी दिखाई क्रिश्चियनिटी वाली, कुछ लोगों को वो भी पसंद आई। कुछ लोगों को इस्लाम का वो सूफिज्म वाली सिंप्लिसिटी पसंद आई। बिल्कुल। तो ये एक लाइफ का साइकिल है, समझ में आया आपको? ये साइकिल चलेगा। ये आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हो। आज से कुछ साल पहले आप अगर हम ये इंटरव्यू ले रहे होते तो शायद ऐसे डिस्कशन हमारे नहीं होते। आज हमारे डिस्कशन इस लेवल पर है। आज से कुछ समय बाद, मतलब जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे डिस्कशन और ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर चले जाएंगे। और शायद हम अकबर और महाराणा प्रताप वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बच्चों जैसा समझेंगे। पागल हो यार, हंसी खुशी रह लो, कुछ दिन बचे हैं। आई थिंक ये जो आपने अभी ये साइकिल की बात बोली, ये आप एक बड़े लेवल पे, मतलब ना नेचर पे, ना खुद एक इंसान पे भी देख सकते हैं। वो बच्चा होता है, बच्चे वाली बुद्धि होती है, फिर वो टीनेज में आता है, एक एक्साइटमेंट और हाई म्यूजिक, और आप इसको ऐसे ही देख लो ना, कल रक्षाबंधन है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है हमारे अंदर उतना, जबकि बचपन में उसको लेकर एक्साइटमेंट होता था। क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि ये त्योहार बस एक दिन जैसे हैं जिसमें हम फैमिली से थोड़ा ज्यादा मिल लेते हैं। और जब आप अपने फादर या ग्रैंडफादर के लेवल पर जाओगे तब आप और खुश हो जाओगे। हाँ, पोते देखने आप और अलग एंगल से देखोगे। ये साइकिल है, ये साइकिल है। इसलिए आपको हिमालय पर बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, ऋषिकेश, हरिद्वार, जो बिलियनियर मिलीनियर लेवल पर हैं और सब कुछ छोड़कर सिंप्लिसिटी के लेवल पर आ गए। सर, साइकिल थोड़ा अपनी स्पिरिचुअल साइड के बारे में बताइए कि आपका क्या मानना है, आप क्या फॉलो करते हो, नहीं फॉलो करते, किस चीज़ को सही मानना, गलत मानना, आपका क्या सिस्टम है स्पिरिचुअलिटी के एंगल? देखो, मेरा मानना, मैं प्रॉपर अगर मैं बात करूं, एथीस्ट तो मैं नहीं हूं। आई एम हिंदू रिलीजन, मैं हिंदू रिलीजन को फॉलो करता हूं। और मेरा मानना है रिलीजन होना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन आपकी लाइफ में एक रेगुलेशन लेकर आता है, एक रूल्स लेकर आता है। ओके, कुछ रूल्स बनते हैं। अगर वो रूल्स ना हो तो आप में और एक एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं। मतलब जो लायन होता है वो अपने एरिया की सारी फीमेल को कंट्रोल करके रखता है, भले ही वो उसकी मदर हो चाहे उसकी डॉटर हो। हमारा धर्म हमको उस चीज से रोकता है और रिश्ते बनाता है, नहीं तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो मैं उस रिलीजियस के लेवल पर फॉलो करता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि उस रिलीजन में अगर किसी ह्यूमन का सिर्फ इसलिए उसको बैकवर्ड माना जा रहा है क्योंकि उसकी कास्ट अलग थी, या उसके फादर एक अलग बैकग्राउंड से थे, या वो फीमेल है, या वो शूद्र है, या वो किसी और एरिया से आया है, ये रिलीजन का पार्ट नहीं है। तो रिलीजन होना जरूरी है, पर उसके अंदर जिसे एक वर्ड कहा जाता है पाखंड, एक वर्ड आता है, हाँ, बस वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक पर्सन से मैं बात कर रहा, उसने कहा कि मंदिरों पर मंदिर क्यों बंद करें? मैंने कहा मंदिर बंद होनी चाहिए, कोरोना के चक्कर में बहुत सारी भीड़ आई। उसने कहा यार मंदिर बंद होने से कितने लोग के रोजगार चले गए। उसने कहा ऐसा। मैंने कहा मंदिर रोजगार की जगह नहीं है, मंदिर आस्था की जगह है। बिल्कुल, उसको तो रोजगार की जगह बना दिया गया है। बस मंदिर और मस्जिद को और चर्च या गुरुद्वारों को अगर आपने रोजगार की जगह बना दिया है तो फिर वो धर्म नहीं है। बिल्कुल, फिर वो तो बिजनेस है। क्योंकि अगर वो बिजनेस है, अगर वो आपने उसको चलो रोजगार बनाए, तो फिर एक प्रॉपर एग्जाम कराओ पुजारी का, जो एग्जाम निकाले पुजारी उसको बनाओ पुजारी, भले वो शूद्र हो। बहुत सही बात है। तो वो आस्था की जगह है। तो मेरा मानना है रिलीजियस पर्सन को रिलीजियस होना चाहिए। वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करे उसको वो अच्छे से फॉलो करे, वो इस्लाम को करे, चाहे क्रिश्चियनिटी को करे, ज़ोरास्ट्रियन किसी भी लेवल पर करे, बट उस रिलीजन के कोर वैल्यूज को फॉलो करे जो उनके टीचर्स ने उन्हें दी है।
जो गौतम बुद्ध ने एक्चुअली बौद्धिज्म में सिखाया, जो महावीरा ने एक्चुअली जैनिज्म में सिखाया, जो प्रॉफिट मोहम्मद का अगर इस्लाम सही मायने में मान लिया जाए तो इस्लाम दुनिया के बहुत अच्छे रिलीजन्स में से एक है। बट कहते हैं ना वो अल्लाह का इस्लाम नहीं, वो बाद में सिखाए हुए कुछ मौलवीज हैं उनका इस्लाम चलता है, तो फिर वहां पर एक नया रंग आ जाता है जो हिंदुज्म में भी देखने को मिलता है। जिसमें यूपी तो एक काइंड ऑफ मैं कहूं तो मिक्सचर है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मणिज्म सबसे ज्यादा फैला, इस कारण यूपी में कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा आई, और यही रीजन है कि यूपी में ही गौतम बुद्ध और महावीर की लाइफ रही। गौतम बुद्ध और महावीर की अगर आप लाइफ देखेंगे लॉर्ड महावीरा की, तो यूपी बिहार ही तो है। कुशीनगर, पावापुरी, सारनाथ, बोध गया, इन 2 स्टेट में ही तो गौतम बुद्ध और महावीरा घूमे हैं, क्योंकि इन 2 स्टेट में ही तो हिंदुज्म की कॉम्प्लेक्सिटी दिखी है। क्या बात, आप सोचकर देखिए ना, क्योंकि हिंदुज्म आया तो गंगा पर था ना। जब हिंदुज्म आया गंगा पर था तो गंगा पर ही तो कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी उसकी, और गंगा पर ही उसकी नेगेटिव चीज भी दिखेगी, तो गंगा पर ही उसको सुधारने वाले भी आएंगे। क्या बात कही, क्या बात। तो यूपी तो एक्चुअली वो मिक्सचर है। तो मेरा मानना है रिलीजन होना चाहिए, और पर वो रिलीजन सही मायने में पाखंड रहित होना चाहिए। मतलब अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, मूर्ति पूजा गलत नहीं है। अगर आप एक एंगल से देखो तो मूर्ति पूजा इज गुड। बहुत सारे रिलीजन में मूर्ति पूजा को नेगेटिव माना जाता है, पर मेरा मानना है कि अगर आप उस मूर्ति में किसी ऑब्जेक्ट को महसूस करने लगते हो तो फिर उस पर बिलीव करना गलत नहीं है। हालांकि इस्लाम एक अलग एंगल से बात करता है, क्रिश्चियनिटी अलग एंगल से बात करती है, उनका एंगल भी गलत नहीं है, हिंदुज्म का एंगल भी गलत नहीं है। तो सब अपने अपने लेवल पर चीजें सोचते हैं, और मेरा मानना है आपका अगर बिलीव है तो आप उस बिलीव के आगे चलो। बस इतना याद रखो कि आपके बिलीव के कारण किसी और के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए कुछ। बहुत सही। केतन सर, आपने बोला था कि अभिषेक दुबे सर से इंटरव्यू करवाना है, आपने ये नहीं बताया था संदीप महेश्वरी भी आएंगे यहाँ पर, तो केतन सर आपको कुछ और पूछ रहा हूँ, मैंने काफी सवाल पूछ लिया है, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। नहीं, मैं तो ऐसे पूछता रहता हूँ। हम एक काम करते हैं कि हम कुछ सवाल आप लोग और तैयार करिए जी, हम एक और करते हैं। बिल्कुल सर, आप बताइए कि आप और चीज के ऊपर चाहते हैं, किस डायरेक्शन। हम कम्युनिज्म, सोशलिज्म जो एक बहुत हॉट टॉपिक हमेशा रहता है, बिल्कुल हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। हम इंडिया के सेक्युलरिज्म वाला जो पॉइंट है उसको लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पर अगेन वो हमारे व्यूअर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि, तो ये कई बार ऐसा होता है कि हमारा कहा हुआ एक अलग एंगल पर चला जाता है और वो कट होकर कुछ और चला जाता है, तो हमें उन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ कुछ शब्द पकड़ लिए जाते हैं, उनके पीछे का भाव। एक्चुअली क्या ना, एक मुझे रॉकस्टार मूवी का वो गाने की वो लाइनें हमेशा याद रहती कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। तो कई बार मैं कहना कुछ चाहता हूँ, अल्फाज कुछ अलग निकल जाते हैं, और शायद उस समय टोन भी कुछ अलग हो जाती है। सही बात है। और वो कैच कर लेता है हमारा व्यूअर, वो सोच लेता है कि यार इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, और इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे यहाँ देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर हमें पर्सनल ईमेल के थ्रू, और हम सबके सोशल हैंडल्स तो यहाँ पर होंगे, आप हमें पर्सनली मैसेज करके नीचे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि अभिषेक सर आपने आए। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप देखने में आप लोगों को पक्का मजा आया होगा, और ऐसे एक नहीं 10,000 सवाल आपके मन में होंगे जो आप चाहते हैं कि ये इंसान जो यहाँ आए हैं ये इन चीज़ों के ऊपर बात करें। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल फॉलो करेंगे, और अभिषेक सर को हम दोबारा आप लोगों के सामने पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे, और इनका भी समय कीमती है तो हम सर का समय भी बर्बाद नहीं करेंगे। तो सर यहाँ पर विदा लेने का समय आ गया है, और बहुत मजा आया सर आपके साथ बात करके। कई मुझे भी आपने जो ऐसे पॉइंट्स रखे ना, हम देखिए सर हमारे बीच में एज डिफरेंस है, आप हमसे काफ़ी बड़े हैं, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और आपने जो जिस तरीके से समझाया ना, एक पिता और एक भाई दोनों की तरीके से आपने हमें समझा के दिया कि देखो तुम्हारा जो माइंडसेट है उस माइंडसेट के हिसाब से तुम जैसा सोचते हो, और जो सच्चाई है वो ऐसी है, इसको ऐसे रखो, ठीक है। तो सर एक वो समझने में जो मज़ा आया ना, वो मतलब अलग ही लेवल का एक मज़ा क्या बोला जाए इसको। चलो अच्छा है, मतलब ये एक एज अ टीचर मैं कहूँ या एज अ एल्डर ब्रदर कहूँ, अगर वो चीज़ जो मैंने पुट की और वो सही जगह पर हिट हो गई, बिल्कुल, तो यही शायद एक कहते हैं ना कि एक वक्ता के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि उसका श्रोता उसके पॉइंट को तुरंत समझ जाए और तुरंत
उसके चेहरे से पता चल जाए कि वो समझ गया है। बिल्कुल सर। नहीं तो कहना पड़ता है ये जोक था भाई, रखो इस पर। ओके, तो वो ये मेरे लिए भी एक नो डाउट एक प्राउड मूवमेंट है कि मैंने जो पॉइंट कहना चाहा वो तुरंत उस लेवल पर समझ में आया। तो डेफिनेटली आप अपने व्यूअर्स से कहेंगे जो भी क्वेश्चंस आपके हों, कई बार क्वेश्चंस सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी, इनको लेकर क्वेश्चंस बहुत सारे चलते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट अगेन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो भी डिस्कशंस होते हैं वो पर्सनल ओपिनियन होते हैं, पर्सनल हमारी जो हमने किताबें पढ़ी हैं, हमने जो पर्सनल थॉट्स सुने हैं या जो लोगों से हम मिलते हैं वो होते हैं। सो हम इससे किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते। तो मतलब इस चीज़ का बस मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप लोग समझदार हैं तो मुझे लगता है कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल सर। एक थैंक यू सो मच। पता चला आपके साथ इंटरव्यू करके कि एक जो गुरु वर्ड की जो परिभाषा है वो क्या होती है और जो समझाने का तरीका होता है। इस ज्ञान देने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन एक गुरु जो शब्द है वो है कि जो अपने शिष्य को समझा पाए कि जो देखो जो तुम पूछ रहे हो, तुम्हारे जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, वो शांत कर दे। वो सही मायनों में एक गुरु है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक सर। आपने लास्ट बुक बताई थी पढ़ने के लिए मुझे, कि सेपियंस पढ़ना, वो बहुत सही बुक थी। इस टाइम आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, और अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए सजेस्ट करना चाहो तो कौन सी बुक बोलोगे पढ़ने के लिए? इस वक्त अभी मैं फिलहाल तो बुक के लेवल पर नहीं, पर इस वक्त मैं थोड़ा लॉकडाउन चूंकि चल रहा था तो इस वक्त मैंने सही मायने में वेदास सारे बुलाए हैं, और ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, ये सारे वेद, इनके जो पूरे पार्ट हैं, और मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ कि एक्चुअली जो हिंदुज्म को लेकर जो क्वेश्चन किए जाते हैं कि हिंदुज्म में ये कहा गया है, ये कहा गया है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ये कहीं लिखा भी है कि नहीं लिखा है? ऐसे ही बना दिए गए। तो इनको मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इस वक्त उसी में डूबा हुआ हूँ ऑनेस्टली। तो अगर मैं आपसे भी कहूँगा, अगर आप हिंदू रिलीजन से जुड़े हैं और आप क्लेम करते हैं कि चीज़ें हिंदुज्म के हिसाब से होनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप उन किताबों को पढ़िए, क्योंकि उनके बिना हिंदुज्म को समझना शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला होगा। तो मैं अभी तो पर यही कहूँगा कि कोशिश करो उन किताबों को उठाओ और पढ़ो, वो भी एक चीज़ है। बाकी अच्छी बुक्स में एक बुक अभी मैंने इनके बारे में सुनी थी, द स्टोरी ऑफ जिन्ना। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अलग एंगल से हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक रखता हूँ, तो मैंने इंडिया का पार्टीशन इंडिया की तरफ से तो पढ़ा कि क्या था, फिर एक वॉयसरॉय मूवी आई थी जिसमें माउंट बेटन का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया था कि क्यों उन्होंने इंडिया का पार्टीशन किया। अब मैं वो जिन्ना की बुक मैंने बुलाई है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उधर की साइड से कि पाकिस्तान अलग कराना है। हाँ, जिसमें वो अपनी बुक में बार बार शैतान गांधी लिखते हैं, वो गांधी नहीं लिखते हैं, वो शैतान गांधी लिखते हैं, वो अड़ियल नेहरू लिखते हैं, वो नेहरू नहीं लिखते हैं। तो वो एक एनिमी है, वो एक कहते हैं पर्दे के दूसरी तरफ बैठा इंसान है, पर पर्दे के दूसरी तरफ बैठा इंसान भी सोच क्या रहा होगा जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, उसको मानो नहीं वो एक अलग बात है, क्योंकि मानेंगे हम अपने लोगों को, हमारे सरदार पटेल, हमारे पंडित नेहरू, बट जानो तो। बिल्कुल। तो अब मैंने वो बुक बुलाई है, जैसी आ जाएगी मैं उसका रिव्यू भी आपको जैसा कि बोलते हैं कि अपने दोस्त को करीब रखो और अपने दुश्मनों को और ज्यादा करीब रखो। तो एक वो चीज। और जिन्ना की मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छी याद है, उन्होंने कहा था कि ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ, मतलब अपने आप को तैयार रखो, बट वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार रहो। बिल्कुल। मतलब जो आप करोगे ये तय है कि वो होगा, पर तैयार अपने आप को वर्स्ट के हिसाब से रखो। बिल्कुल। क्योंकि अगर बहुत बुरा हो गया तो क्या कर लोगे? सही बात। तो तैयार तो रखो अपने आप को। बिल्कुल। खैर, बहुत सारी चीजें हम आगे इन चीजों को बढ़ाएंगे, और ऐसा ही एक नाइट टॉक शो काइंड ऑफ हम अगले उस पे लेकर आते हैं, करते रहेंगे सर। ओके, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। नमस्ते। थैंक यू सो मच।